Hello and welcome back to new video. Today's topic is comparison of Indian constitutional scheme with other countries. सबसे पहले इसमें हम ब्रिटेन के बारे में देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन. लेट्स स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन में सबसे पहली चीज आती है इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जब डिफरेंस पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसके अंदर भी हमने ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया था. तो इसका क्या कहते हैं कि कॉडिफाइड और स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है. कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लिखे हो ब्रिटेन के. बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे से एक्ट्स हैं जो रिटन हैं, तो उनको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कभी नहीं आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लाइक इंडिया. जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने डिबेट्स की थी और फिर जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ था. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉज. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज आती है कन्वेंशंस. ठीक है. प्लस पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है, पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं ऑर्डिनरी लॉज वो. प्लस पॉलिटिकल ट्रेडिशन. अब हर कंट्री का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता है. वो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज को स्टार्टिंग से फॉलो करती आती है. जैसे कि ब्रिटेन के पास ना रिटन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन वहां पे जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट्स तो हैं. फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो उनके पास कस्टमरी राइट्स है. तो ब्रिटेन का पॉलिटिकल ट्रेडिशन एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वहां के लोगों के पास रिटर्न राइट्स हो या ना हो, स्टिल उनके पास सब राइट्स हैं, उनके पास लिबर्टी है. तो ये वहाँ का पॉलिटिकल ट्रेडिशन हो गया. सो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन मिलके बनता है कन्वेंशन से, पार्लियामेंट्री लॉज से जो ऑर्डिनरी लॉज पार्लियामेंट बनाती है, प्लस पॉलिटिकल ट्रेडिशन से. इसके अंदर हम एक और चीज देख सकते हैं जुडिशरी की जजमेंट से. जो जुडिशरी केस लॉज के अंदर जजमेंट देती है, वो भी यहाँ पे एक तरीके से काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. वो अमेंडमेंट का भी काम कर देते हैं. सो यहाँ पे हो गया. नेक्स्ट इज कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कैसे डिफरेंस है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेंथीएस्ट रिटर्न है, सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. इसको बहुत टाइम लगा था लिखने में, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉल्ड. उसने प्रोविजंस बनाए, डिबेट्स करी, तब जाके हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है. तो ये इनके बीच का डिफरेंस है. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज इवोल्यूशनरी. इवोल्यूशनरी नाम से ही पता चलता है कि ये इवॉल्व हो रहा है. इवॉल्व होने का क्या मतलब है. टाइम टू टाइम सोसाइटी की नीड्स डिफरेंट होती हैं. जो न्यू जनरेशन है उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं. तो उसको फुलफिल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का वो इवॉल्व होता रहता है. ठीक है. इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कभी कॉल नहीं करी थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं पहले. अब आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ विजडम एंड चांस. ये बहुत जगह पे आपको मिलेगी स्टेटमेंट, तो इसके बारे में समझ लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ विजडम एंड चांस, इससे हम ये कह सकते हैं कि एक नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कि हमारे पास कोई एंड प्रोडक्ट नहीं आया है यहाँ पे. ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रोग्रेस में है. हर दिन, हर टाइम, हर न्यू जनरेशन के साथ ये प्रोसेस है एक ग्रोथ का. ठीक है. कोई एक चीज बनकर हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गई है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ये ऐसा नहीं है. ये हर टाइम जो न्यू सिचुएशंस अराइज होती हैं, जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, जो जजमेंट्स देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये इवॉल्व होता रहता है. ठीक है. विजडम एंड चांस नॉलेज के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है. जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं अपकमिंग सिचुएशन से, जो भी हमारे पास हो रहा है उससे हम नॉलेज गेन करते हैं, उससे फिर हम कुछ लॉज में अमेंडमेंट करते हैं, जुडिशरी न्यू जजमेंट्स देती है टाइम के अकॉर्डिंग. तो उन सब चीज़ों से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ विजडम एंड चांस. ठीक है. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है. बट रिटन डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक टाइम पे बना दिया था. एक पूरा का पूरा हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे लॉज लिखे हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इवॉल्व नहीं होता है. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इवोल्यूशन के लिए ओपन है. कैसे. पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करती रहती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. अमेंडमेंट्स होती रहती हैं. प्लस जुडिशरी यहाँ पे जो भी केसेस होते हैं उनके लिए जजमेंट्स देती है. तो यहाँ से क्या होता है कि ये इवॉल्व हो रहा है. जुडिशरी की जजमेंट्स भी चेंज होती हैं विद केसेस. अगर एक केस में उसने कुछ जजमेंट दी है, नेक्स्ट केस में सिमिलर केस होगा बट जजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है. तो ये क्या शो करता है, ये इवोल्यूशन ही तो शो करता है कि उस टाइम पे क्या नीड है सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इवॉल्व कर दिया. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट है,
लेकिन फिर भी वो ओपन है इवोल्यूशन के लिए। बट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन डॉक्यूमेंट है, एंड वो प्रोडक्ट ऑफ विजडम एंड चांसेस, वो इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। ठीक है, ये एक तरीके से सिमिलैरिटी है इनके बीच में इवोल्यूशन की, और रिटन एंड अनरिटन इज डिफरेंस है उनके बीच का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, कि जो पार्लियामेंट है वो इजीली सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है लॉज को, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आप सोचोगे प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स है कुछ, आप गेस कर लीजिए 500 मेंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे वोट कर रहे हैं। वोट उनमें से कर रहे हैं मान लो 400, तो हम जो भी 50% निकालेंगे वो हम प्रेजेंट एंड वोटिंग का निकालेंगे, जो आए हैं एंड वोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आता है। तो हमने क्या देखा कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का, इसमें पार्लियामेंट पास कर सकती है लॉज को, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से बस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑर्डनरी लॉज। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं हम, कि जब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट बहुत इजीली सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है लॉ को, अमेंड कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं कि फंडामेंटल लॉ कौन सा है, नॉट फंडामेंटल लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन सा है, कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लॉ को हमें नहीं करना है बिल्कुल भी अमेंड, और कौन सा लॉ ऑर्डिनरी लॉ है जिसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हम कर ही नहीं पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टिबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से टाइम की नीड के साथ, सिचुएशंस के साथ, जो हमारी न्यू जनरेशन की एस्पिरेशंस हैं उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का जो है अडेप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, कि वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कैसे है और रिजिड कैसे है। रिजिड जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडनेस है ना, वो हेल्प करती है कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज को सिक्योर करने में, ताकि उनको पार्लियामेंट अमेंड ना कर सके, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर पूरी की पूरी नींव रखी गई होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भी हमारी किसी किसी कुछ आइडियोलॉजीज के ऊपर रखी गई है, तो उनको बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम मानते हैं तो उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता इजीली। तो इसीलिए यहाँ पे रिजिडनेस यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे इसका काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबल भी होता है। अब फ्लेक्सिबल क्या काम करता है, कि जब कोई न्यू जनरेशन होती है या कोई भी सिचुएशन के लिए हमें कुछ भी जरूरत पड़ गई है, तो वहाँ पे कोई भी लॉ पास करने की जरूरत पड़ी है, अमेंड करने की जरूरत पड़ी है, तो कुछ जो बचे कुछ लॉज हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कहा गया है, या जहाँ पे भी वो चांस है वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं, ये लॉज पास कर सकते हैं। तो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडनेस दोनों काम करती हैं। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ रिजिडनेस में बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे कि हमारा रिपब्लिक, ठीक है, सेक्युलरिज्म। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हमारी इंडिया सेक्युलर है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेक्युलर है। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं, ये दोनों एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इनको अमेंड करना इज नॉट ईजी। अगर रिजिडनेस नहीं होगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको भी अमेंड कर देंगे तो बेसिक आइडियोलॉजी ही हमारी खो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे रिजिडनेस भी काम करती है। और फ्लेक्सिबल भी आपको पता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो यूनियन पार्लियामेंट है, वो ही क्या कहते हैं, सुप्रीम है। ठीक है, वो क्या करती है, प्रोविंसेस को ना एग्जीक्यूटिव पावर्स देती है। कैसे? डेलीगेट करती है। डेलीगेट का क्या मतलब है, कि पार्लियामेंट ने कुछ पावर्स अपनी दे दी है प्रोविंसेस को। ठीक है, अब जब वो डेलीगेट कर देती है ना अपनी पावर्स, खुद देती है पावर्स को, तो वो खुद वापस भी ले सकता है कभी भी। तो यूनियन क्या कर सकती है, पावर्स देती भी है और वापस भी ले लेती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारे पास है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूनियन और की पावर्स, यूनियन एंड स्टेट अपनी पावर्स ड्राइव करते हैं डायरेक्टली, कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। जब पावर्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आती है ना, तो जो हमारा यूनियन है उसके लिए पावर्स को प्रोविंसेस से लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? मैंने बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फ्यूज होते हैं। कैसे? लेजिस्लेचर होता है, उसमें से ही कुछ मेंबर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो दे आर फ्यूज्ड। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। तो ब्रिटेन की बात करते हैं तो नॉमिनल हेड है यहाँ पे मोनार्क, जो कि किंग या क्वीन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल हेड की, तो रियल हेड है वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होता है। ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब वो लेजिस्लेचर में से ही बनकर आए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल भी किसको होंगे? डेली एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे, या जो भी वो लॉज पास करवाना चाहते हैं उनके लिए, या जो भी एक्टिविटीज उन्होंने की है, एग्जीक्यूशन किया, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है टू लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ब्रिटेन में क्या होता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे क्या होता है, जो भी ऑर्डर मोनार्क पास करता है, मोनार्क जो भी ऑर्डर पास करता है, ऑफ कोर्स वो खुद नहीं कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहा है, लेकिन जो भी ऑर्डर वो पास करता है उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री, जो उसका मिनिस्टर है, वो उसको काउंटर साइन करता है। क्या करता है? काउंटर साइन। यानी कि मोनार्क ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसको कंसर्न मिनिस्टर काउंटर साइन करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन तो इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब वो काउंटर साइन करता है मिनिस्टर, तो जब कोई भी वायलेशन होता है, कुछ भी होता है, तो मिनिस्टर को ही रिस्पॉन्सिबल किया जाए, मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई, ऐसा कुछ भी हमारे इंडिया में नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट ऑर्डर जो होते हैं उसके अंदर कोई भी मिनिस्टर काउंटर साइन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम पावर है, पार्लियामेंट से ऊपर वहां पे कुछ नहीं है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? एक इसका मेन रीजन है कि ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि पार्लियामेंट। ठीक है, अब अगर हमारे पास पार्लियामेंट सुप्रीम है और ब्रिटेन में जुडिशरी को भी पार्लियामेंट ने बनाया है, तो क्या जुडिशरी पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को पार्लियामेंट ने बनाया, तो जुडिशरी क्या हुआ? सबऑर्डिनेट हुआ पार्लियामेंट के। तो वो उस पार्लियामेंट को उसके किसी भी लेजिस्लेचर के लिए, किसी भी एक्ट के लिए वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो जुडिशरी यहाँ पे किसको क्वेश्चन कर सकता है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव को, और किसी को नहीं। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, हमने पढ़ लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब सुप्रीम होता है तो जुडिशरी वहां पे, लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, दोनों को उनके एक्ट्स के लिए क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन वहां पे कर सकता है। ये चीज आ गई हमारी इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस है। ठीक है, और साथ साथ हमारे जुडिशरी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन भी निकाल दी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है टाइम टू टाइम, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट है ना उनको अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, वो हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, जुडिशरी ने एक एक ऐसी चीज दे दी है जिससे वो चेक कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर को चेक कर सकता है, साथ साथ एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर सकता है। ये है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका अपोजिट हमारे पास है पार्लियामेंट, उसका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ कन्वेंशन पे। अब रोल ऑफ कन्वेंशन हमें पता है, कन्वेंट जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे बना है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा पार्लियामेंट्री लॉज से, प्लस कन्वेंशन से, प्लस पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट से। ठीक है,
तो कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रिटेन में, या बहुत सारी कंट्रीज में, या मे बी हर कंट्री में वर्ल्ड की जो कन्वेंशंस है वो रोल प्ले करती हैं अच्छा खासा, क्योंकि सारे रोल्स रिटन नहीं हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्वेंशन यूज हो ही जाती हैं। तो कन्वेंशंस को बेसिकली क्या कहते हैं, अनरिटन रूल्स। ठीक है। कन्वेंशंस होती हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। कन्वेंशंस है तो कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, हमें वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी है, तो वो एक न्यू कन्वेंशन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें लॉज में अमेंडमेंट करना है या नया लॉ बनाना है, या पुराने टाइम से अगर हमें कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई एकदम से कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीजें थी, तो हम कोई कन्वेंशन जो पुरानी चल रही है उसको यूज करके कुछ कर सकते हैं, मतलब बेटर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है लॉज बनाने पड़े, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अमेंडमेंट ना करना पड़े। ठीक है। लेकिन हमें पता है जो कन्वेंशन का लीगल स्टेटस है, अगर लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट है किससे, पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है। इन केस पार्लियामेंट लॉज बना रही है, या फिर जहां पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है तो उससे भी इसका सबऑर्डिनेट होता है इसका रूल, तो ये उनसे ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो मोनार्क है ना, वो रिफ्यूज नहीं करती है अपना कंसेंट, किसके एसेंट, सॉरी, अपना एसेंट रिफ्यूज नहीं करती है जो भी लॉज को पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है। ये रिटर्न नहीं है वहां पे, ये कन्वेंशन के थ्रू हो रहा है। जैसे हम इंडिया में एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में जो पोजीशन है डिप्यूटी स्पीकर की, डिप्यूटी स्पीकर की जो पोजीशन है लोकसभा में, वो दी जाती है, ऑफर की जाती है अपोजिशन पार्टी को। ठीक है। जैसे स्पीकर की पोजीशन दी जाती है मेजोरिटी पार्टी को जिसने गवर्नमेंट बनाई है, तो डिप्यूटी स्पीकर की दी जाती है अपोजिशन पार्टी को। तो ये भी कहीं पे लिखा नहीं है, ये भी एक तरीके से कन्वेंशन है। आगे चलते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ में क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ हमें पता है ब्रिटेन का ट्रेडिशन है। ठीक है। इसको डाइसी ने दिया था। अब डाइसी ने बताया कि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन में, तो उसके तीन पार्ट्स हैं, तीन उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट है एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी को भी उस एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जो कि उस टाइम पे, कमीशन ऑफ एक्ट के टाइम पे, क्राइम ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने यहाँ पे इस टाइम पे कोई एक्ट कमिट किया, ठीक है, बट वो अभी तक लॉज के अकॉर्डिंग वो क्राइम नहीं है। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको एक तरीके से क्राइम बना दिया जाता है किसी लॉ को लाके। ठीक है। तो अब आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, नो, नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा, पनिशमेंट कांट बी मोर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि अगर किसी क्राइम के लिए आपको 1 साल की पनिशमेंट बोली है, उसमें लॉ में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि 1 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी प्लस जो भी होता है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको उस क्राइम के लिए जिसके लिए एक साल की पनिशमेंट लिखी हुई है, आपको 2 साल की देने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ काम करता है। तो ये दोनों चीजें रूल ऑफ लॉ बचाता है एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसके नाम से ही क्लियर है कि सारे लोग, सब लोग लॉ के सामने इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं, जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि किंग है, मोनार्क है, क्वीन है, इन सब के जो टाइटल्स हैं, ये जो हमें दिख रहा है ना कि क्वीन है तो क्वीन को कुछ प्रिविलेजेस होंगे, ये होगा, तो नहीं, वहां पे ये प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर देता है, ये इक्वालिटी इस्टेब्लिश करता है, इक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे ये बताया जाता है कि राइट्स ऑफ, रूल ऑफ लॉ में यही दिखाया जाता है कि जो थर्ड कंपोनेंट है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, उसके अंदर ये चीज़ है कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो राइट्स भी इंजॉय करते हैं। बेशक वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कस्टमरी राइट्स हैं, और लेकिन कस्टमरी राइट्स भी उनको मिल रहे हैं। इसका ध्यान, पहली बात तो ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन ही ऐसा है कि उनको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि राइट्स उनके ले लिए जाएंगे, वो बहुत कंफर्टेबली उनको राइट्स मिलते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल ट्रेडिशन ही ऐसा है। ठीक है। लिबर्टी बहुत इजीली वहां पे है उनके पास। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें पता है जुडिशरी इस बात का ध्यान रख लेगा। ठीक है। जुडिशरी इस बात का ध्यान रख लेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं है तो नॉर्मल राइट्स तो है ना उनके पास जो वो अपना इंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी रिटर्न है। तो इंडिया अपने जो राइट्स को एंजॉय करता है, जो इंडिया के सिटीजन है, वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू करते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में करते हैं वो कस्टमरी राइट्स के थ्रू करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट एक चीज बच गई है डिफरेंस बताने के लिए, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
ब्रिटेन में, इंडिया में जो जुडिशरी है, ब्रिटेन की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है, कैसे पता चलता है? जो जुडिशरी को रिमूवल है ना, जुडिशरी को इम्पीच किया जाता है, जुडिशरी को हटाया जाता है ब्रिटेन में, वो बहुत सीरियस मिसबिहेवियर के लिए है, वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है, वो सीरियस मिसबिहेवियर बिहेवियर के लिए है। दूसरा, वो होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो भी प्रोसीजर लॉ ने स्टैब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग होता है, ना कि एग्जीक्यूटिव जाके आर्बिट्ररी उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये इस चीज़ पे होता है और यहाँ पे दोनों हाउस का कंसेंट चाहिए होता है, बोथ हाउस। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता है। तो यहाँ पे जुडिशरी को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि वो अपने जजमेंट्स को विदाउट फियर दे सके। ठीक है, बिना डरे अपने जजमेंट्स को दे सके, ये हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जुडिशरी जो है ना ब्रिटेन में, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही चेक करता है। ये हमने बहुत बार कर लिया है, लेजिस्लेचर को चेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को बनाया 2009 में। ठीक है, इसीलिए वो नहीं करता है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं अगर हम, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो यहाँ पे जुडिशरी को राइट मिल जाता है कि वो लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, वो दोनों को ही चेक करता है। ठीक है, कि दोनों में से ही कोई अपने आर्बिट्ररी एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मतलब ना खत्म करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रिटेन के ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।